हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हों। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स हैं दिसंबर 2026 के लिए। तो उनकी एक फुल फ्लेजेड एक स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। उसे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स की, तो उसमें यूजुअली दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं। या तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो से अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसको इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका या तो पीएचडी एडमिशन्स में जो कैटेगरी है वो क्वालिफाई हो गया है या नेट क्वालिफाई हो गया है, वापस से रिपीट कर रहे हैं अपनी जो पूरी तैयारी है, प्रिपरेशन है अपना जेआरएफ, बेसिकली जेआरएफ में सिलेक्शन लेने के लिए, जेआरएफ इंश्योर करने के लिए। तो बिगिनर हो सकते हो या फिर आप रिपीटर हो सकते हो। तो दोनों की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर सेपरेट होनी चाहिए। पहले हम स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो आपको मैं छोटा सा पैटर्न के बारे में बता दूं कि यहाँ पर यूजीसी नेट में आपके दो बेसिकली पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, राइट। और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 300 मार्क्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको ड्यूरेशन दिया जाता है दैट इज 3 आवर्स। तो 3 घंटे में बेसिकली आपको मैनेज करना होता है कि किस तरीके से आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेज करना है, राइट। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग जैसे पोर्शंस हैं यहाँ पर। तो आपको आपका एक्यूरेसी कैसी है, आपको कितना टाइम लगता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनफैक्ट अभी पेपर 1 में सुनने में आ रहा है न्यूमेरिकल पोर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एल्जेब्रा एग्जामिनेशंस में पूछने लगे हैं, रिसर्च में न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आने लगे हैं। बिकॉज ऑफ दैट आपके कम्युनिकेशन में जो आपका जैसे वो बाइनरी कन्वर्जन्स आ जाते हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जहाँ ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं और उनका मैथ्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है। तो आपको अपनी स्पीड पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, राइट। ये हमने पैटर्न देखा। एंड बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, और आपका जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी मोड में रहता है। अब जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो बिगिनर है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो यूजीसी नेट पेपर 1 है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो महत्व है आपको तब पता चलता है एस्पिरेंट्स को जब उनका नेट क्वालिफाई हो जाता है और वो जेआरएफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अटक रहे होते हैं। तो इस पेपर को बिल्कुल हमें लाइटली नहीं लेना है। सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो यहीं पर करते हैं कि पेपर 1 को वो लाइटली लेते हैं। पेपर 1 को आपको बहुत अच्छे से टाइम देना। यहाँ पर 2 पेपर हैं, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, और पेपर 1 का जेआरएफ में स्पेशली बहुत बड़ा रोल होता है। तो पेपर 1 के तो वैसे आपके लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं ही, पर अगर आप ये 10 यूनिट्स देखो तो यहाँ पर कुछ आपके कंसेप्चुअल यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग रिसर्च, एक आपका लॉजिकल रीजनिंग है, राइट। तो ये कुछ आपके कंसेप्चुअल पोर्शन है, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके अलावा कुछ हमारे ऐसे अनसर्टेन से यूनिट्स हैं जिसमें से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर बार कुछ नया हमें देखने को मिलता है, जैसे हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है और आईसीटी है, राइट। तो ये थोड़े से डायनेमिक पोर्शन है। इसके अलावा कुछ आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पोर्शन, जैसे एक तो डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, और एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी लाइटली नहीं लेना है, कभी कभी इतना मुश्किल आ जाता है कि बच्चों के वहाँ मार्क्स चले जाते हैं। पेपर
वन के आपके एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपको और अच्छे से गाइड करेंगे कैसे इन 10 यूनिट्स को हमें 6 महीने के टाइम में बिल्कुल ज़ीरो से नेविगेट करना है, राइट। मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि थ्योरेटिकल पोर्शन कौन से हैं जिनको हमें बिल्कुल मिस नहीं करना, कंसेप्ट अच्छे से हमें यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करनी है। उसके अलावा ये जो कुछ अनसर्टेन पोर्शन है इसमें से कुछ कह नहीं सकते, इसका एरिया डिफाइंड नहीं है, राइट। जैसे इन्वायरमेंट है, आईसीटी है और आपका हायर एजुकेशन है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल लिमिटेड पीवाईक्यूज के हिसाब से चीज़ें पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पर स्पेशली यहाँ पर थोड़ा आप बहुत सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हो, श्योरिटी से कि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और एनटीए हमेशा ये तीनों यूनिट्स में बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कभी आपके जो है मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते, तो कभी कभी वियर्ड बहुत ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड सोर्स की बात करूँ मार्केट में, तो दैट इज केवीएस मदान है वो पेपर 1। इसके अलावा उत्कर्ष की भी अपनी जो है बुकलेट्स आपको कोर्स के साथ में मिलती हैं, सो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा इस बार हमने बच्चों को फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया था, जो आप अगर उत्कर्ष का एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर अगर आप टेक्स्ट करोगे तो वो सॉल्व्ड पेपर्स आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि हमारा जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 में अगेन मैं पहले एड्रेस करना चाहूँगी जो बिगिनर है, बिल्कुल ज़ीरो से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि आप अपना सबसे पहली जो यूनिट आपको पढ़नी है दैट इज़ पॉलिटिकल थॉट पढ़नी है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का अगर हम सिलेबस देखो तो पहले यहाँ पर क्लासिकल थॉट है जिसमें कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मेडिवियल पॉलिटिकल थॉट आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, राइट, क्योंकि उसका उतना रेलेवेंस आज के टाइम पे नहीं है, जिसमें अदरवाइज आपके जैसे थॉमस एक्विनाइज आ जाते हैं जिन्होंने मेडिवियल टाइम्स में अरस्तु, एरिस्टोटल के विचारों को रिवाइव करने की कोशिश की थी। इसके अलावा आपके सेंट ऑगस्टाइन हैं, राइट, दांते एलिग्री हैं, तो ऐसे कुछ थिंकर आते हैं मेडिवियल पॉलिटिकल थॉट में, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपका क्लासिकल फिलोसफी से कट टू हम कहाँ चले जाते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत मैकियावेली से होती है जो रेनेसांस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में आपके सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर आ जाते हैं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत जिन्होंने दिया है हॉब्स, लॉक एंड रूसो। फिर हम चलते हैं जर्मन आइडियलिज्म जिसमें से हीगल आ जाते हैं। फिर हीगल में हम डायलेक्टिकल आइडियलिज्म पढ़ते हैं, फिर कैसे उसको मार्क्स जो है फ्रेडरिक एंजल्स के साथ में मिलकर उसको आपके जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इतिहास की व्याख्या करते हैं और वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी वो प्रपाउंड करते हैं। सो हीगल और मार्क्स आ जाएंगे। लिबर्टी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट विचारक की अगर हम बात करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल आ जाएंगे। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म में भी इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। फेमिनिस्ट थिंकर यहाँ पर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं और ये कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स आ जाते हैं, यानी समकालीन विचारक जिनके योगदान कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत पुराने नहीं हैं और उनको पढ़ना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा कंटेंट भी उसमें नहीं है। कंटेम्प्रेरी थिंकर्स बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे, जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, हैना एरेंट है, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर फ्रेंच फैनन है, राइट, एंटोनियो ग्राम्सी हैं जो नव मार्क्सवादी नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। तो इस तरीके से बहुत सिस्टमैटिकली आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो यहाँ से अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस जो इतना वास्ट सब्जेक्ट है उसके कुछ जो की कंसेप्ट्स हैं आपको यहाँ से छोटी छोटी एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ यहाँ पर विकसित होनी शुरू हो जाएगी। और यहीं पर अगर मैं रिपीटर्स की बात करूं, यानी जो ऑलरेडी अपना या तो नेट या पीएचडी कैटेगरी से क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स ध्यान से सुनो, आपको कुछ नहीं करना। हम जानते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, हमेशा आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो एक गोल्डन ट्राइंगल में आते हैं, यानी कंसेप्ट है, आपका थिंकर है और उनकी बुक्स हैं। तो ये क्या है, हमारा गोल्डन एक ट्राइंगल है, राइट, कि आपको हर यूनिट में जो की कंसेप्ट आपने देखा उससे संबंधित कोई विचारक है और उनकी पुस्तक है। तो ये
हमने देखा एक गोल्डन ट्रायंगल में ये तीनों चीज़ों हमें साथ में लेकर चलनी है और आपको सारे यूनिट्स के इस ट्रायंगल के हिसाब से यानी इन 3 डायमेंशन आयाम के हिसाब से क्या करने हैं, अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं और आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान रखना जितने भी रिपीटर स्टूडेंट हैं आपके लिए प्रायोरिटी क्या है कि आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। वहीं जो बिगिनर स्टूडेंट हैं आपके लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होनी चाहिए। हमें देखो शुरू से हमें कुछ नहीं आता और अगर हम डायरेक्ट क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो उससे बच्चे अननेसेसरीली डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है और आप पहले से ही क्वेश्चन करने अगर लग जाओगे तो ऑब्वियसली वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कम से कम एटलीस्ट आप 50 to 60% सिलेबस पहले कवर करो, थ्योरी पढ़ो और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमें क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करते चलना है तो वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, राइट। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि एमसीक्यूज का भी 3 तरीके से आप कर सकते हो, टॉपिक वाइज कर सकते हो, यूनिट वाइज कर सकते हो और फुल मॉक टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है। देखो फुल मॉक टेस्ट जो होता है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 3 घंटे में जो 150 क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं, तो इसका जो पर्पस होता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाना कि 3 घंटे में कैसे आप अपना पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से मैनेज करोगे, राइट। सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होता है आपका वो बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होता है। तो ये FLMs जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कब लगाने हैं, आपको एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले, या अगर आपका सिलेबस थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है 80% सपोज मान के चलिए 80 to 90% भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो 1 मंथ पहले आप क्या कर सकते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो लगाना शुरू कर सकते हो। ओके, इसके अलावा एक अच्छा जो सबसे बेस्ट तरीका पर्सनली मुझे लगता है जो बहुत इफेक्टिव है दैट इज यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो इससे होगा क्या कि जब आप यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हो और साथ में थ्योरी भी पढ़ते हुए चल रहे हो तो आपको क्या होगा, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि अगर हम एक विचारक की बात करें तो फिलॉसफी अपने आप में, पॉलिटिकल फिलॉसफी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि उस विचारक के अगर आप बहुत गहराई में चले गए तो उसका कोई अंत नहीं है, राइट। आप अलग अलग बुक्स देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल में हर एक थिंकर को दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितना पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कितना पढ़ना है ये हमें कौन बताता है, वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं कि हमें पर्टिकुलर टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, जो आपके ये 2 चीजें आपको अपनी इस जर्नी में गाइड करने का काम करेंगी। एक तो सिलेबस है और दूसरा आपके जो है PYQs हैं। तो सिलेबस आपको बताएगा व्हाट टू स्टडी, कि आपको क्या पढ़ना है पहली बात तो, और PYQs आपको बताएंगे हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से अपनी तैयारी शुरू करनी है, अगर बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हो। उसके बाद में जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए फिर आपको उस यूनिट को रिवाइज करते हुए क्या करना है, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो पहले के साइकिल्स में पूछे गए हैं। फिर उससे क्या होगा कि आपने क्वेश्चंस देख लिए, अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा एक पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो थिंकर पूछ रहे हैं हमसे या फिर कंसेप्ट पूछ रहे हैं या फिर बुक्स पूछ रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन के साथ में अपने शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो ये हमारे बिगिनर जो स्टूडेंट्स हैं उनका अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए।
ओके, सो ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो एक बेसिक आइडिया के लिए, पर मेरे हिसाब से यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है ये। और टाइम मैनेजमेंट आपको 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपकी स्पीड पर, एक्यूरेसी पर आप काम कर सकते हो। ओके, सो ये जो PYQs वाला पोर्शन है, हाउ टू स्टडी, तो बोलोगे कि मैम अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से हो, तो इसका सॉल्यूशन आपके लिए है कि उत्कर्ष प्लेटफॉर्म ने आपके लिए टेस्ट सीरीज बेसिकली निकाली हुई है। आपके जो है MCQ बैचेस भी हैं अलग से, जहाँ पर आपको वीडियोस के माध्यम से जो है सॉल्व जो पेपर्स हैं वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपके कुछ स्पेशल सेशंस हम लेते ही रहते हैं एग्जामिनेशन से पहले, आपके रिवीजन एंड प्रैक्टिस पर जो फोकस्ड होते हैं, तो उससे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो PYQs वाला जो सॉल्यूशन है आपका यहाँ से हो जाएगा। रिवीजन एंड प्रैक्टिस वैसे भी हम करते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करोगे जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, तो वो आई थिंक एक गेम चेंजर हो सकता है। और आप जितना जल्दी प्रैक्टिस ओरिएंटेड तैयारी करोगे उतना ज़्यादा आपको अटेम्प्ट रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक बार में हमेशा टारगेट रखो कि हमें क्या करना है, JRF क्वालिफाई करना है, क्योंकि जब हम बार बार करने लगते हैं ना तो मोटिवेशन एक तो कम हो जाता है। तो कोशिश हमें यही रखनी है कि बाद में अटेम्प्ट देना ही नहीं है, एक ही बार में क्या करना है, ऐसे तैयारी करनी है कि JRF क्वालिफाई हो जाए। ओके, सो ये तो हाउ टू स्टडी वाला हमने सॉर्ट किया। अब हम बात करेंगे व्हाट टू स्टडी की, हमें आखिरकार पढ़ना क्या है। सो पेपर 1 में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। वैसे पेपर 1 की एक्सपर्ट फैकल्टी है अनिल सर, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो वो भी आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि पेपर 1 में कैसे आपको कवर कर सकते हो। स्टैंडर्ड सोर्स भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो ये सिलेबस है। तो मैंने आपको बताया कि जो बिगिनर स्टूडेंट है अपनी तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद में जो यूनिट आपको पढ़ना चाहिए दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ये थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है। जैसे जब आप लॉक का लिबरलिज्म पढ़ोगे, फिर आप यहाँ पर लिबरलिज्म पढ़ोगे और लिबर्टी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं सारे जो कंसेप्ट हैं आप कनेक्ट करने लगोगे, राइट। इक्वालिटी एंड जस्टिस पढ़ोगे, फिर यहाँ पर सोशलिज्म आ जाएगा, तो वो भी आप कनेक्ट करने लगोगे। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स की जो मार्क्सवाद की अवधारणा है, कम्युनिज्म है, आप पढ़कर आ रहे हो, तो फिर मार्क्सिज्म का जो ये ट्रेडिशन फिर आप समझोगे, पढ़ोगे, तो ये आपको काफ़ी रिलेटिवली ईजी लगने लगेगा। फेमिनिज्म, नारीवाद जब पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट आपने पढ़ लिया तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म समझने में आसानी हो जाएगी, राइट। मल्टीकल्चरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। ओके, सो ये थोड़े से कंटेम्प्रेरी विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजीज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बिगिनर स्टूडेंट को क्या करना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पहले कंप्लीट करना है और उसके बाद में पॉलिटिकल थ्योरी। एक बार आपने यूनिट कंप्लीट किया, उसके बाद में हमें क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है, जो साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए, किसके, यूनिट वाइज MCQ प्रैक्टिस के साथ में। तो उससे 2 चीज़ें होंगी, आपको पता चल जाएगा कि कितनी गहराई में हमें पढ़ना है, और आपको रिवीजन करने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में भी उससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में एक जो यूनिट है दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें देखने में स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि मैम इतने ज़्यादा थिंकर हैं इसमें, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, बहुत गहराई में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सरफेस लेवल क्वेश्चन आते हैं। हर एक थिंकर के आप 1 पेज में शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो, चीज़ों को समराइज करके। सो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, एक तो कोई विचारक है, तो उस विचारक का जो लाइफ स्पेन रहा है, जीवन काल में उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, राइट। सो वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा लिखी गई बुक्स, वो तो आप सभी जानते हैं, और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं। जैसे सावरकर का जो हिंदुत्व का कंसेप्ट है, हिंदू जो कल्चरल नेशनलिज्म का उनका कंसेप्ट है, वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एक ट्रेंड है कि आपके सोशलिस्ट थिंकर्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, देन कम्युनिस्ट थिंकर हैं यहाँ पर MN रॉय हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लिटरेरी फिगर्स भी हैं जिनके साहित्य में योगदान है, लेकिन उनके कुछ राजनीति में
कुछ रेलेवेंट जो आइडियाज़ हैं उनके चलते हम उन्हें पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, मोहम्मद अलामा इकबाल हैं, राइट। तो ऐसे यहाँ पर भी काफ़ी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर जैसे अगर हम हिंदू एंशिएंट फिलोसफी की बात करें तो यहाँ पर धर्मशास्त्र में हमें एक आइडिया मिल जाएगा, कौटिल्य में हमें एक आइडिया मिल जाएगा, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड यहाँ पे अगण्य सूत्र है जिसमें जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो हमें यहाँ मिल जाएंगे। फिर थोड़े से अगर हम एंशंट के बाद में थोड़े मेडिवल टाइम्स में आएंगे तो इस्लामिक थॉट में यहाँ पर ज़ियाउद्दीन बर्नी आ जाएंगे। उसके बाद में सोशल रिफॉर्मर के रूप में यहाँ पर कबीरदास जी आ जाएंगे। उसके बाद में भारत की जो इम्पोर्टेंट नारीवादी विचारक हैं पंडिता रमा बाई आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी डाइवर्सिटी है, सिस्टमैटिकली अलग अलग डोमेन से जो है थिंकर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, जितना एग्जाम का रिक्वायरमेंट है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यूनिट वाइज देखो और उसमें से, और उस टाइम पर सॉल्व करने की कोशिश मत करो। ध्यान रखना जब बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस आपको सिलेबस से मैच करना है। सिलेबस में आपको पता चल गया व्हाट टू स्टडी, उसके बाद पीवाईक्यूज में देखो कि अच्छा पंडिता रमाबाई है तो उनमें पंडिता रमाबाई वाला जो टॉपिक है इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उनकी बुक्स पूछी जा रही हैं, क्या उनके कंसेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, राइट। और फिर जब आप खुद एनालाइज करोगे, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि आप मेरा सुनो, आप खुद एनालाइज भी अगर करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि तीन चीज़ों के इर्द गिर्द ही आपके क्वेश्चन घूमते हैं, या तो थिंकर हैं, या फिर उनके कंसेप्ट हैं, या फिर उनके बुक्स हैं, राइट। तो उस आधार पर आपको क्या करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर तैयार करने हैं। अब ये 3 यूनिट्स आपके हो गए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप थोड़ा सा बाद में पढ़ो तो भी चल जाएगा, राइट। पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी आपको साथ में पढ़ना है। सो पहले आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ लो और उसके बाद में पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपको इसको थोड़ा सा आप लास्ट में पढ़ो, क्योंकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाएगी ना सब्जेक्ट के प्रति, जैसे आपने दर्शन वाला पार्ट पढ़ लिया, वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, तो ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। और इसमें जो खासकर बुक्स चलती हैं, जैसे जेसी जौहरी की बुक चलती है, आपकी सीबी गैना की है, तपन बिस्वाल की आती है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं। खासकर जेसी जौहरी की लैंग्वेज भी थोड़ी सी मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इग्नू के भी नोट्स आते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर भी काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास में अगर हम स्टैंडर्ड सोर्सेज की बात करें तो। लेकिन अगेन वही स्टूडेंट्स को थोड़ी सी शब्दावली इसमें कुछ नई लगती है, जैसे पॉलिटिकल कल्चर का कंसेप्ट है, इसमें आपका सिस्टम्स अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, तो थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा। तो ये आप यूनिट थोड़ा सा बाद में पढ़ो, जब आपके खासकर शुरुआत के जो 3 से 4 यूनिट्स हैं एक बार आप वो कवर कर लो, उसके बाद में आप इस यूनिट पर आ सकते हो। और आई थिंक अगर आप सबसे लास्ट में भी पढ़ो तो ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कर सकते हो, राइट। बस जो स्टूडेंट जीरो से तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखिए कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल थ्योरी आप जितना पहले पढ़ लोगे तो आपकी एक सिस्टमैटिक एक रिदम एक तो बन जाएगा, पूरे सिलेबस के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में आपके इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पोर्शन है, जहाँ पर ये तो थोड़ा सा हमारे स्टैटिक पोर्शन है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, बट अगेन अगर आप करंट अफेयर्स हैं उनसे लिंक करके पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर अप्रोचेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ पर कंसेप्ट्स आ जाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे, जहाँ पर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आ जाएंगे। और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आ जाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, ये सारे जो इश्यूज अभी रेलेवेंट हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद में विदेश नीति की अगर हम बात करें तो ये भी शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन है,
जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पॉलिसीज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर जो पंचशील डॉक्ट्रिन है जो कि आपके इंडो चाइना रिलेशन में वैसे भी आ जाएगा, लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट, ईस्ट पॉलिसी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन अभी एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि कब आया था, राइट। फिर उसके बाद में इंडिया के अपने नेबर से कैसे रिलेशंस हैं, मेजर पावर से कैसे रिलेशंस हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से कैसे रिलेशनशिप्स हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और खासकर ये एक तो सार्क से संबंधित और ये गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट एक्ट, ईस्ट लुक वेस्ट, यहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, इनके टाइमलाइन से संबंधित आ जाएगा, या कोई अगर मान लो लेटेस्ट समिट हुआ या कोई बड़ा चेंज हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत डीप में यहाँ पर भी क्वेश्चंस एज सच नहीं आएंगे, तो आप इजीली कवर कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट काफ़ी घबराते हैं डायनेमिक पोर्शन से। इसके अलावा आपकी सबसे, अगर मैं कहूँ फिलॉसफी के बाद में, यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और थ्योरी जैसे यूनिट्स, वो भी बड़े लगते हैं जब आप पहली बार में पढ़ते हो, पर एक जो आपकी थोड़ी लेंदी यूनिट है दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो ये थोड़ी सी लेंदी यूनिट है, जैसे इसमें एम लक्ष्मीकांत इसके लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स है, डीडी बासु भी है, बेयर एक्ट भी आप पढ़ सकते हो, पर लक्ष्मीकांत की आई थिंक भाषा थोड़ी ईजी है और वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आती है, तो आई थिंक वो एक अच्छा सोर्स है इस यूनिट को कवर करने के लिए। सो सबसे पहली बात दिमाग में रखनी है कि ये यूनिट आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, लेकिन ये यूनिट इतनी लॉयल है कि जितना टाइम लेगी उतना आपको रिजल्ट में उसका असर देखने को मिलेगा। अगर आप इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, आपके कुछ मेजर आर्टिकल्स हैं, जो आपके शेड्यूल्स हैं, अगर आपके इसमें कमिटी एंड कमीशंस हैं, अगर ये सारे टॉपिक्स आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग ये पोर्शन आपको दिखेगा एग्जामिनेशन में। यहाँ से स्पेशली आजकल काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस यूनिट का आप लेके चलो। ये टाइम लेगी यूनिट, एटलीस्ट 1 महीना आप इसको दें और एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करनी है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बार बार रिवीजन करना है। एक बार में यहाँ पर चीज़ें याद नहीं होती हैं, हमें क्या करना होता है, बार बार रिवीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग यूनिट है, लेंदी यूनिट है, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिट्स जो बिल्कुल एक एक वीक में आप कवर कर सकते हो, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हैं, और एक वीक में मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो या तो मास्टर्स में पढ़कर आए हैं, जो या फिर जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। सब स्टूडेंट ये नहीं कहना कि मैम इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, आपने तो बोला था एक वीक में हो जाएगी, तो एक वीक में आप रिवीजन कर सकते हो, बट हाँ स्पेशली आपको। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हो, जैसे अगर 2-3 घंटा दोगे पर डे, 2 घंटे भी अगर आप देते हो, उसके बाद में रिवाइज करते हो, तो एक वीक में इजीली आप 7 से 8 दिन में ये यूनिट कवर कर सकते हो। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो टाइमलाइन है, क्वेश्चन आता ही आता है उस पर। सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स हैं वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का कब फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आए थे। सोशल मूवमेंट में जो क्रोनोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपके 5 ईयर प्लान से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस भी काफ़ी डुएबल यूनिट है, बहुत कंटेंट नहीं है इसमें। जैसे गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस में यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ जाएंगी, और गुड गवर्नेंस की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो कौन सी रिपोर्ट में कौन कौन सी फीचर बताए गए हैं। जैसे आपके यूएनडीपी फ्रेमवर्क है, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, एडीबी की रिपोर्ट है, तो वहाँ पर गुड गवर्नेंस के क्या फीचर्स बताए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला जो पोर्शन है आपके एम लक्ष्मीकांत, जो लोक प्रशासन वाली आती है, वहाँ से ये जो पोर्शन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से इलेबोरेटली वहाँ पर दिया हुआ है ये टॉपिक। इसके अलावा
गुड गवर्नेंस में आरटीआई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, लोकपाल है, नीति आयोग है, ई गवर्नेंस है। तो यहाँ से टाइमलाइन वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आपके जो सरकार की कुछ नीतियाँ हैं, जैसे मनरेगा है या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो उसका ईयर इतनी बार पूछा जाता है। इतने तो सेट एग्जामिनेशन से मैंने देख लिया कि एनएफएससी से क्वेश्चन आया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से, राइट, 2013। एंड मनरेगा अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ VBGRM वाला जो नया उसमें एक चेंज हुआ है, एक इनिशिएटिव है, ओके, जो कि मनरेगा को रिप्लेस कर देगा। तो इसके चलते भी मनरेगा से क्वेश्चन आएगा। इस बार भी पूछा गया है आपका जो मनरेगा है। ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित जो आपके स्कीम्स हैं, हाउसिंग से संबंधित जो भी आपके स्कीम्स हैं, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एरियाज दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत लेटेस्ट स्कीम पूछे जा रहे हैं, बस इन एरियाज से संबंधित गवर्नमेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकार की जो नीतियाँ रही हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आप कवर कर सकते हो। थोड़ा सा फैक्चुअल पोर्शन है ये वाला, कि यहाँ पर आपके जो नीतियाँ हैं, स्कीम्स हैं, उनके केवल जो वर्ष हैं कि कब वो लॉन्च किए गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, बस यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और खासकर ईयर ही पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी में उनको आपको अरेंज करने के लिए जो कालक्रम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि कौन सा स्कीम सबसे पहले आई, फिर उसके बाद में कौन सी स्कीम आई, तो बस आपको उनकी ईयर के हिसाब से और छोटा छोटा आपको नोट्स बनाना है कि इस स्कीम में पर्टिकुलर क्या दे रखा है, ओके। सो ये कुछ एरियाज भी यहाँ पर दिए हुए और इसेंशियली यहीं से आपके स्कीम्स पूछे जाते हैं। उसके बाद में जन सुनवाई है, सोशल ऑडिट है, तो ये आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में ही आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका MKSS ऑर्गेनाइजेशन है, सो उनका एक रोल आ जाता है। उन्होंने बेसिकली आपके जो जन सुनवाई हैं वो कंडक्ट करवाए थे। राजस्थान बेस्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है राइट टू इन्फॉर्मेशन लाने में, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन आप इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें भी नहीं है, बहुत लिमिटेड यहाँ पर आपको चीज़ें कवर करनी है और उसमें से मोस्ट क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोसेस एंड गवर्नेंस जो है थोड़े से फैक्चुअल पोर्शन है, तो ये हमेशा मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप जितना एग्जामिनेशन से तुरंत पहले करोगे उतना आसान है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्चुअल पोर्शन है कि आपको रिवाइज करना होता है। तो आप जितना उसको बिल्कुल लास्ट में करते हो तो आपको याद रहती हैं चीज़ें, राइट। क्योंकि इससे पहले वाले जो यूनिट है ना, जैसे आपके पॉलिटिकल थ्योरी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, तो वो एकदम कंसेप्चुअल पोर्शन है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें आपके अप्रोचेज आते हैं, उपागम आते हैं, वो भी बहुत कंसेप्चुअल पोर्शन है। उसको अगर आपने वहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो गई, एक नॉलेज बेस वहाँ पर बन गया, तो फिर आप इन फैक्ट्स को बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन से 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट जिससे इस बार काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, और वो है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि ये इतनी प्यारी सी एक यूनिट है कि आपके M लक्ष्मीकांत की अगर आप बुक उठाओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, तो उसके जो स्टार्टिंग के आपके 3 to 4 चैप्टर्स हैं, उसी में सारी यूनिट में जो आपके थ्योरीज कंसेप्ट दिए हुए हैं वो कवर हो जाएंगे। और बहुत कंसेप्चुअल पोर्शन है, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक चॉइस अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। तो जब भी स्टूडेंट्स को मैं समझाती हूँ तो कहते हैं कि मैम ये तो इतना इजी है, आपने इतने अच्छे से कंसेप्ट समझा दिया, अब हमें फैक्ट याद करना आसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट, बच्चे क्या करते हैं ना कि मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस को रटने बैठ जाते हैं, एनपीए की जो विशेषताएं दे रखी होती हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको बस रटते रहते हैं, उसके जो एंटाई गोल्स हैं उनको रटते रहते हैं। लेकिन अगर आप उसके पीछे की स्टोरी समझोगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आपके 33 यंग स्कॉलर्स सैराक्यूज यूनिवर्सिटी के मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं, ड्वाइट वॉल्डो उन्हें लीड करते हैं, और क्यों उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ थ्योरेटिकल रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो लाने की ज़रूरत पड़ी थी। अमेरिका में ये मूवमेंट पूरा बेस्ड था जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को, डिसिप्लिन को एक नए डायरेक्शन में लेकर गया। तो जब अगर एक बार आप कंटेक्स्ट समझ लोगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बैकग्राउंड समझ लोगे, तो ये यूनिट बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे, राइट। तो ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है, इसको बिल्कुल छोड़कर आपको नहीं जाना है, ध्यान रखना। सो ये आपकी
लोक प्रशासन वाली यूनिट हो गई, वेरी वेरी स्कोरिंग यूनिट, और बहुत कम टाइम लेगी आपका जो ये यूनिट है। हम चाहें तो इसको आराम से 10 दिन में, 10 से 12 दिन में इसको अच्छे से रैप कर सकते हैं। और अगर आपके पास में अच्छा खासा समय है तो आप हर कंसेप्ट को जितना अच्छे से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे वो और अच्छी बात है। तो वो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये तीनों यूनिट जैसे प्रोसेस है, गवर्नेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लेकिन इनकी जगह इनसे बिल्कुल अपोजिट जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाली यूनिट है, तो वो आपकी थोड़ी सी लेंदी यूनिट है। तो यहाँ पर ऐसे बैलेंस भी हो जाएंगी चीज़ें कि आप इंडियन पॉलिटी को 1 महीना दोगे तो आपको घबराना नहीं है कि मैम बाकी 3 यूनिट्स कैसे करनी है। तो यहाँ पर सारे यूनिट लेंदी नहीं है, कुछ यूनिट में आपको ज़्यादा समय देना है और कुछ यूनिट को आपको स्मार्टली पढ़ना है। तो इसीलिए एक राइट गाइडेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बेसिकली बिगिनर्स और जो रिपीटर्स हैं। सो एक चीज ध्यान में रखिए कि जो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं आपको सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं पर करना है दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। और एमसीक्यू प्रैक्टिस में यूनिट वाइज जो तरीका है सबसे बेस्ट है। यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो अलोंग विद रिवीजन, और रिवीजन के साथ में हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स खुद के तैयार करने हैं। अगर आपके पास में जहाँ से आपने क्लासेस ली हैं वो पीडीएफ्स हैं, जैसे हमारी भी जब क्लासेस होते हैं तो स्टूडेंट्स के पास में पूरा क्लास का सिस्टमैटिक पीडीएफ जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स उसमें से भी बनाना ज़रूरी है, ध्यान रखना। और देखो यहाँ पर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है ना कि आपको ज़रूरी नहीं है आप हर यूनिट के शॉर्ट नोट बनाओ। अब जैसे प्रोसेस और गवर्नेंस वाले यूनिट है तो उसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। गुड गवर्नेंस का एक छोटा कंसेप्ट आपने समझ लिया, अब कौन सा संगठन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन गुड गवर्नेंस की कौन सी विशेषता बता रहा है, वो उसमें माइन्यूट से डिफरेंस है, तो वो बस रटने वाले यूनिट हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो कुछ समझने जैसा है नहीं, कौन सा स्कीम कौन से एरिया में किस मंत्रालय के जो अधीन में काम हो रहा है उस पर, और कब लॉन्च किया, उसका कौन सा फेज अभी चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ लिया। इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो प्रोसेस एंड गवर्नेंस के अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो, वैसे मैं तो कहूँगी शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनके शॉर्ट नोट्स हर हालत में बनाने हैं। दैट इज आपके स्टार्टिंग के 3 यूनिट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एक आपका पॉलिटिकल थ्योरी है, उसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी नोट्स बनाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन के इंडियन पॉलिटी के नोट्स बनाने हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स बनाने हैं। सो ये 5 यूनिट के तो आपको 5 से 6 यूनिट्स हैं, इनके नोट्स बनाने ही बनाने। बाकी अगर आप सभी यूनिट्स की बनाएं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो जो रिपीटर स्टूडेंट हैं आप ध्यान रखिए कि रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस शॉर्ट नोट्स, ये 3 आपके पास सबसे इफेक्टिव आपके अम्यूनिशंस हैं, हथियार हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आप कॉम्पीट कर रहे हो फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसका सक्सेस रेट होता है लेस देन 1%। तो अगर हमें उस टॉप 1% में आना है तो हमें कुछ तो मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जो एक नेट वाला स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उससे आपको एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क पुट इन करना है। लेकिन अगर आप वो हार्डवर्क करते हो 6 महीने के लिए, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने मास्टर्स में हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और वो अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हमने 12 मंथ बैच जो है वो लॉन्च किया हुआ है। अब 12 मंथ बैच में फ़ायदा ये है ना कि आपको हर दिन बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं देना है, बहुत स्मार्टली आप रिवाइज करते करते, बहुत पेस क्लासेस का धीरे रहेगा जिससे आपको रिवाइज करने में, आप अगर लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो फॉर सम रीज़न, क्योंकि मास्टर्स में स्टूडेंट हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जॉब करते हैं, तो आप रिकॉर्डेड भी क्लासेस देख सकते हो, एंटायरली अप टू यू। आपको सारे क्लासेस लाइव देखने की भी यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, राइट। सो यहाँ पर 12 मंथ वाला बैच आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर प्राइम वाला जो आई थिंक
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन स्टैंडर्ड एंड प्राइम। तो मैं कहूँगी प्राइम वाला जो पोर्शन है आप उसी पर जाएं। और यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 वैसे तो आप सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन में परचेज करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि पेपर 1 जेआरएफ में स्पेशली उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो पेपर 1 को लाइटली लेना आपकी सबसे बड़ी गलती वहां पर हो सकती है, तो वो आपको नहीं करनी है। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 को इक्वल टाइम देना है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और अपने सब्जेक्ट पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में। एक बार आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो गई, फिर बस आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करना है, राइट। तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एक बेसिक आइडिया सब्जेक्ट के बारे में जिनको है, आपके लिए 6 मंथ बैच है। सो उसे आप बेसिकली विजिट कर सकते हो, ऐप में परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर प्राइम वाला जो आपके लिए प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक यूजफुल रहेगा। ये देखिए कुछ डिफरेंस है, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही हैं जब हम प्राइम की बात कर रहे हैं, राइट। और पेपर 1 एंड पेपर 2 अकॉर्डिंग टू मी आपको एक साथ में परचेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान सेट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके लिए भी जो हमारा रिवीजन बैच है वो चल रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि 2 महीने का, क्योंकि हमारे पास में समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो पूरे 10 यूनिट को हमें क्विकली एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए रिवाइज करना है, तो आप सेट रिवीजन बैच के लिए एक्सेस कर सकते हो जब आप ऐप विजिट करोगे। और वहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी जो न्यूज़ है आपके लिए कि यूजीसी नेट के फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए पेपर 1 की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो जयपुर में हैं और अगर वो मैनेज कर सकते हैं अटेंड करना ऑफलाइन क्लासेस को, तो आपको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। यहाँ पर स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ही हैं, सभी एस्पिरेंट्स, तो उनका यूजुअली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक होता है, मैथ रीजनिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको इतने अच्छे से मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाएंगे कि आपको ना सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, पर आपका वो जो डर है वंस एंड फॉर ऑल वो खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ज़ीरो से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और जैसा सर कहते हैं कि देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, कि स्टूपिड क्वेश्चंस जैसा भी कुछ नहीं होता है। आपको कोई चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो सर बिल्कुल ज़ीरो से आपको गाइड करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ रहे हैं। ध्यान रखना, सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर अगर आप सोच रहे हो कि जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए तो ऐसा चांस बहुत कम होता है, राइट। स्पेशली जो पेपर का पैटर्न जिस तरीके का आ रहा है, अगर आप इसी बार का साइकिल देखोगे तो इतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन आया है, ओके। सो इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस अगर आप मैनेज कर सकते हो एक्सेस करना, तो वो आपको ज़रूर करने चाहिए। और ये वंस एंड फॉर ऑल आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वैसे भी आपका एपी के एग्जामिनेशंस भी देते हो, कोई और एग्जामिनेशन की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमेशा आपके काम ही आता है, राइट। सो ये एक अच्छा आपके लिए आई थिंक एक गिफ्ट हो सकता है उत्कर्ष फैमिली की ओर से, अगर आप इसको सीरियसली लें, और गेम चेंजर हो सकता है आपकी तैयारी में। सो इसी के साथ संकल्प एंड लक्ष्य बैचेस ऑनगोइंग हैं। जो भी स्टूडेंट्स उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइसेस पर आप जो कोर्सेज हैं, प्लान्स हैं, उनको एक बार ब्राउज कीजिए उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके, और जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है उसमें आप इनरोल कीजिए, राइट। ऐसे और सेशंस में हम मिलते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।